तो लेट अस स्टार्ट। आई होप आज का जो टॉपिक है सुसंतति निर्माण में पति एवं परिजनों के कर्तव्य। तो आज शायद हमारे साथ सारे जो भी कपल्स हैं उनका मैं स्वागत करती हूँ। आई होप कि आपके साथ सबके पति और कुछ घर के लोग भी उपस्थित होंगे। और अभी तक इतने सारे लेक्चर्स हो चुके हैं और इन सब लेक्चर्स में कहीं ना कहीं ये टॉपिक कवर अप ओवरलैप हुआ है। लेकिन आज ये टॉपिक मुझे दिया गया था तो इसके साथ थोड़ा-सा जस्टिस करने की कोशिश करूँगी। और बार-बार सुनना भी ज़रूरी है क्योंकि अपन जैसे जानते हैं कि जब कोई भी चीज़ बार-बार सुनी जाती है, उसको धारण किया जाता है, तब वो धीरे-धीरे आपके आदतों में और संस्कार में आती है। हम रामायण रोज़ पढ़ते हैं, ईश्वर को रोज़ याद करते हैं, इसी तरह से इन हमारी ये सब टॉक्स भी बार-बार सुनना ज़रूरी है। तो हम स्टार्ट करें अपना प्रोग्राम। टॉक स्टार्ट करें उसके पहले ऋषि युग्म की उपस्थिति में एक बार हम सब साथ-साथ एक बार गायत्री मंत्र बोलते हैं। एक साथ कमर सीधी करके बैठ जाएँ। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं एक मुक्तक से स्टार्ट करना चाहूँगी। समझ पाते नहीं जब तक कि हम परिवार की गरिमा, समझ पाते नहीं जब तक कि हम परिवार की गरिमा, उजागर तब तलक होगी नहीं परिवार की महिमा। आज हम सब जानते हैं हमारे सनातन परंपरा में, भारतीय संस्कृति में परिवार की महिमा है। हम जो परिवार जो जॉइंट फैमिलीज़ होती हैं, जहाँ पर एक-दूसरे से शेयर करना, एक-दूसरे से मिल-बाँट के एक-दूसरे की केयर करना, ये हम जानते हैं जो आज शायद पीछे छूटती जा रही है। लोगों को अपने अधिकार तो याद हैं लेकिन कर्तव्य याद नहीं रहते। ऐसे समय में लोगों को इस परिवार की गरिमा याद दिलाना बहुत ज़रूरी है और तभी जब हम अपने कर्तव्यों को याद रखेंगे पहले और उसके बाद अधिकारों को याद रखेंगे, एक-दूसरे के लिए क्या त्याग कर रहा है। हम गायत्री परिवार के हैं, हम एक परिवार से हैं और हम जानते हैं जहाँ परिवार को एक तपोवन बोला जाता है, एक पाठशाला बोला जाता है, उस जगह परिवार की महिमा आप सब शायद जानते होंगे। फिर भी मैं एक गीत से शुरू करूँगी, एक मुक्तक की 2 लाइन और बची हैं। बना परिवार संस्कारित, बनाए खान रत्नों की, बना परिवार संस्कारित, बनाए खान रत्नों की, अरे परिवार में ही तो गढ़ी जाती सुखड़ प्रतिमा। सुगढ़ प्रतिमा हमारे देश की जो पुरातन संस्कृति रही है, जो भारतीय संस्कृति, ऋषियों की संस्कृति रही है, जहाँ पर जो परिवारों की संस्कृति थी, हमारी जो विचार पद्धति थी, उसी के कारण हमारे देश में महर्षि, ब्रह्मऋषि, राजर्षि और वैज्ञानिक, दार्शनिक पैदा हुआ करते थे। और वही उन्हीं के कारण हमारा देश जो था, वो जगतगुरु कहलाता था। इसके ऊपर ये गीत आप सब लोगों ने सुना होगा, लेकिन मैं इसको स्टार्ट करना चाहती हूँ इस गीत के साथ। बहुत सिंगर तो नहीं हूँ, लेकिन 2 लाइन गाती हूँ। इतने रत्न दिए हैं कैसे, इतने रत्न दिए हैं कैसे, जिससे देश महान है। भारत की परिवार व्यवस्था ही रत्नों की खान है। भारत की परिवार व्यवस्था ही रत्नों की खान है। ये हमारे मिशन का ही गीत है। इसी की आगे की 2 लाइन, इसके बारे में तो मैंने आपको पहले बता दिया हमारी परिवार व्यवस्था के बारे में। इसी खान से ध्रुव निकले थे, माँ ने जिसे सवारा था। इस हीरे को नारद जी ने थोड़ा और संवारा था। आप सब ध्रुव की कहानी जानते हैं और हमें ज़रूरत है आज इसी तरह की रत्नों की हमारे देश में, उसको विश्व गुरु बनाने के लिए और ऐसे ही परिवारों की ज़रूरत है। हम आज परिवार के महत्व के बारे में और पति के कर्तव्यों के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ऐसे ही परिवार चाहिए फिर से नवनिर्माण को, जहाँ देव परिवार मिल सके इस धरती इंसान को। देखिए कितनी आत्माएँ हैं जो फिर से भगवान कृष्ण, भगवान राम, विवेकानंद, महात्मा गांधी, ऐसी बड़ी-बड़ी बहुत सारी देवात्माएँ जो हैं, जो जन्म लेने के लिए आतुर हैं। ये चाहती हैं इस धरती में जन्म लेने आना लेने लेने के लिए, लेकिन उनको वैसा परिवार, वैसा गर्भ, वैसे माता-पिता चाहिए। तो हम ये हमारी ज़िम्मेदारी है, ये हमारे गुरुदेव ने हमें ज़िम्मेदारी दी है कि हम इस कार्य को हम कर रहे हैं। ये फिर से इस तरह की देवात्माएँ, इस तरह की पुण्यात्माएँ हमारे देश में
जन्म लें, संसार में जन्म लें। अब हम स्टार्ट करते हैं कि इसमें इस कार्य में ये जो क्रिएशन है सुसंतति के निर्माण में पति का क्या कर्तव्य है? हम इस आज के इस टॉक में पति के कर्तव्य और जो ज़िम्मेदारी परिवार की है, दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं पति के कर्तव्य के बारे में। अब हम ये देखते हैं कि पति जो है, पति का तो कर्तव्य पूरे यानी कहाँ से शुरू होता है? हम ये शुरू करना चाहें कि इसकी शुरुआत कब से होना चाहिए? प्री प्रेगनेंसी मुझे तो लगता है कि जब शादी होती है, आप गृहस्थ में प्रवेश करते हो, तब से ही इसकी शुरुआत हो जाती है। जब आप एक-दूसरे के लिए कमिटेड हो जाते हो, तब से एक-दूसरे की केयर लेना, एक-दूसरे की भावनाओं को समझना, पढ़ना, उसकी शुरुआत वहीं से शुरू हो जाती है। लेकिन जब आप गर्भाधान यानी प्री प्रेगनेंसी की प्लान यानी जब आप गर्भावस्था प्लान करने जाते हो, ये वो स्टेज होती है जब आप इसके बारे में सोचने लगते हो। तो प्री प्रेगनेंसी, प्लानिंग प्रेगनेंसी, एक्सेप्टिंग प्रेगनेंसी यानी जब प्रेगनेंसी हो गई तो आप उसको किस तरह से एक्सेप्ट कर रहे हो। उसके बाद पहला 3 माह यानी मैंने इसको डिवाइड कर दिया है इस तरह से कि प्रथम 3 माह, द्वितीय 3 माह, तृतीय 3 माह और 2 से 5 साल। इस सब में फादर के थोड़े-थोड़े रोल बदलते जाते हैं। ये एक्सप्लेन करने के हिसाब से मैंने इस तरह से लिखा है इसको। तो हम स्टार्ट करते हैं प्री प्लानिंग से कि प्री प्लानिंग क्या है गर्भाधान के बारे में मैंने अपने लास्ट लेक्चर में भी थोड़ा-सा बताया था। प्री प्लानिंग यानी कि आप कपल जो है वो अपने आप को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से, इमोशनली, भावनात्मक रूप से अपने आप को सक्षम करता है, अपने आप को तैयार करता है गर्भावस्था के लिए। तो इस समय दोनों एक-दूसरे के साथ मिलके प्लान करते हैं कि किस तरह से हमें प्रेगनेंसी रखनी है, हमें बच्चा प्लान करना है, कब करना है, क्या करना है, ये सब आपस में प्रेम से एक-दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं और ये प्लान करते हैं। और जब एक-दूसरे की फीलिंग्स को केयर करते हुए ये एक-दूसरे की परमिशन से, एक-दूसरे की एक्सेप्टेंस से ये काम आगे बढ़ता है, तो इसमें दोनों की एनर्जी होती है, दोनों का सहयोग होता है और वो काम बहुत अच्छे से होता है। क्योंकि गर्भधारण के पहले का जो आपका थॉट्स थॉट्स प्रोसेस होता है और कंसेप्शन के समय का, गर्भधारण के समय का थॉट प्रोसेस होता है, उसका बच्चे के डेवलपमेंट में, बच्चे के निर्माण में, उस आत्मा के अवतरण में, उस सोल से कनेक्शन में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो ये समय बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि इस समय आप किस तरह से अपने प्री कंसेप्शन को तैयार कर रहे हैं। जैसे हम ज़मीन तैयार करते हैं बीज डालने के पहले, उसी तरह का ये काम है। तो इसको प्री कंसेप्शन में हम क्या करते हैं, देखिए प्री कंसेप्शन या प्री प्लानिंग का तो पूरा ही एक लेक्चर है, बट मैं एक शॉर्ट में आपको बताती हूँ कि इसमें क्या किया जाता है। प्री कंसेप्शन के पहले मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से तैयार करने के लिए हम एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स को रिड्यूस करते हैं, यानी कि आप बंद कर दीजिए जितने डब्बे वाले और जितने केमिकल्स इस तरह के टॉक्सिन्स, कॉफ़ी, चाय ये सब कम कर दीजिए, बॉडी को डिटॉक्स करना शुरू करिए। और पंचकर्मा इसमें आयुर्वेदिक बहुत सारी टेक्निक्स हैं ये सब करने के लिए। उसके बाद जैसे कि कोई बहुत मोटा है तो उसको वेट कंट्रोल करना चाहिए, योगा करना चाहिए, मेडिटेशन, प्राणायाम, मंत्रा चैंटिंग, इन सब चीज़ों से आपकी एनर्जी लेवल बढ़ती है और आप अपने साथ में अपने न्यूट्रिएंट रिजर्व जैसे किसी को बी12 डिफिशिएंसी की कमी है, किसी का फॉलिक एसिड कम है, तो ये सब चीज़ें फॉलिक एसिड, बी12 सारे टेस्ट करा के इन सबको इम्प्रूव करना चाहिए। साथ ही साथ अपनी इमोशनल हेल्थ के लिए आपको अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय, मंत्रा चैंटिंग और मेडिटेशन ये सब करके आप अपनी इमोशनल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत साधारण और ये बहुत ही साइंटिफिक है गर्भाधान। क्योंकि जैसे हम गायनेकोलॉजिस्ट हैं तो हम जानते हैं कि किस तरह से हमारे गाय अभी हम लोग जैसे बहुत सारे जब प्री प्रेगनेंसी प्लानिंग के लिए लोग हमारे पास अभी आने लगे हैं, तो हम उनको प्रेगनेंसी होने के जब वो प्लान करना शुरू करते हैं उसके 3 महीने पहले से 120 दिन पहले से कोएंजाइम क्यू, एल-कार्निटीन बहुत सारे एनर्जाइज़र्स देते हैं, जिससे उनके ओवास और स्पर्म्स एनर्जाइज़ हो जाते हैं। क्योंकि ओवा और स्पर्म जो होते हैं उनकी लाइफ जो उनको बनने में समय लगता है वो 120 दिन का लगता है। और यही काम हमारे ऋषि-मुनि यज्ञ के माध्यम से करते थे, मंत्रों के माध्यम से करते थे। मंत्र, यज्ञ और योग, ध्यान इन सब के माध्यम से भी ओवा और स्पर्म्स को एनर्जाइज़ किया जाता था, तब प्रेगनेंसी आसानी से हो जाती थी। तो ये प्रेगनेंसी है जिसमें पति-पत्नी दोनों को अपनी तरफ से तैयार इसमें पति और यानी पति का रोल ये है कि पति को भी पत्नी के साथ उतना ही सहयोग करना चाहिए। ये नहीं है कि आपको आपकी प्रेगनेंसी है, दोनों की है, बच्चा दोनों का होता है, इसलिए दोनों को शेयर करना चाहिए। उसके बाद दूसरी स्टेज आती है एक्सेप्टिंग प्रेगनेंसी कि जैसे ही प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया, जैसे ही प्रेगनेंसी का मंथ आपका ऊपर हुआ, तो आप उस प्रेगनेंसी को किस तरह से लेते हैं। कई बार क्या होता है जब ये प्लान प्रेगनेंसी होती है, लोग प्लान करके करते हैं, तब तो कपल बहुत हैप्पी होता है, परिवार हैप्पी होता है, हैप्पीली उसको एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन कई बार वो अनप्लान्ड होती है, तो जब वो अनप्लान्ड होती है तो मिक्स्ड इमोशन होते हैं।
वो खुश भी होते हैं, खुश के साथ-साथ कई बार बहुत सारी एंग्ज़ायटी होती है। बहुत सारी एंग्ज़ायटी होने के साथ-साथ कई बार कन्फ्यूज़ रहते हैं कि क्या होगा, ठीक से होगा, नहीं होगा, अभी तो हम तैयार नहीं थे, अभी तो ऐसा था, अभी तो वैसा था, बहुत सारे इफ एंड बट्स। स्पेशली उसमें जब एक पार्टनर, दोनों में से कोई एक पार्टनर तैयार नहीं होता है, तब एंग्ज़ायटी का लेवल और ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उस समय। और उस समय उस बच्चे के अंदर, क्योंकि मदर-फादर में वो रिजेक्शन की फीलिंग आती है कि वो बच्चे को हैपीली एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो उस बच्चे में भी, क्योंकि बच्चा जो है वो पूरी वाइब्रेशन, माँ-बाप की भावनाओं की सारी वाइब्रेशन को पकड़ता है। कंसेप्शन के समय से पकड़ता है, जिस समय कंसेप्शन होता है उस समय से लेके पकड़ता है। तो जब वो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है तब तो बच्चा 4-5 हफ्ते का हो चुका होता है। तो उस समय तो वो पूरी वाइब्रेशन पकड़ता है और वो रिजेक्शन की फीलिंग बच्चे में डीप सीटेड जम सकती है, यदि आप उस भावनाओं को बार-बार लाएँगे। बाद में आप उस प्रेगनेंसी को एक्सेप्ट भी कर लेंगे, बच्चा पैदा भी हो जाएगा, लेकिन वो भावना यदि उसके बीज रूप में आ गई तो ये उसका स्वभाव हो जाएगा। फिर वो आने वाले समय में कोई भी चीज़ होएगी, उसको कोई भी चीज़ बोली जाएगी, उसको पहले नकारेगा, पहले उसको रिजेक्ट करेगा। ये उसका संस्कार बन जाएगा। तो इस तरह से, और जब भी अनएक्सेप्टेड प्रेगनेंसी होती है, जब दोनों में से एक पार्टनर तैयार नहीं होता है, कोई परिवार का व्यक्ति तैयार नहीं होता है, तब माता ज़्यादा एंग्ज़ियस होती है, गर्भिणी। और उस समय जितने भी साइन एंड सिम्पटम्स हैं प्रेगनेंसी के, नौसिया, वॉमिटिंग, वीकनेस लगना, चक्कर आना, ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये देखा गया है, स्टडीज़ बोलती हैं। तो इस तरह से आप प्रेगनेंसी तैयार करते हैं, यानी अपने आप को प्लान करते हैं। किस तरह से हम प्लान करते हैं, हम एक जब किसी मेहमान को बुलाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम तैयारी करते हैं, अपने घर की सफाई करते हैं, बढ़िया भोजन बनाते हैं, उनको आमंत्रित करते हैं, तब हमारे घर में मेहमान आते हैं। और हमारे घर में जब हम सोते रहते हैं, तब कौन आता है? तब चोर डाकू आते हैं। तो हमें चोर डाकू तो नहीं चाहिए ना, हमें अच्छी आत्मा चाहिए। मेहमान ईश्वर का अंश चाहिए, तो हमें उसके लिए तैयारी करना चाहिए, उसको इनवाइट करना चाहिए, उसको उस सोल के साथ हमको कनेक्ट करना चाहिए। तो इस तरह से ये तैयारी तो देखिए ऐसा है कि अ, हम जैसे पढ़ते हैं कि भगवान राम का जन्म भी ऐसे यूं ही नहीं हुआ था रघुकुल में। उनके भी रघु अजबिली जाने कितनी जनरेशंस थी, 7 जनरेशन जाने कितनी जनरेशन थी, जिन लोगों ने तपस्या की थी, तब भगवान राम जन्म का जन्म हुआ था। कृष्ण के का जन्म भी वासुदेव और जानकी की 7 जन्मों की तपश्चर्या का फल था, तब उनका जन्म हुआ था। तो इस तरह से यहाँ पर भी पति पत्नी दोनों का बहुत महत्व है। पत्नी की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, ये तो आप बहुत सारे लेक्चर्स में सुन चुके हो, यहाँ मैं पति के बारे में बताऊँगी आपको थोड़ा-थोड़ा। तो पति का प्रशिक्षण, देखिए पति के प्रशिक्षण आजकल ऐसा हो गया है कि हमारे देश में भी अ, विदेशों में तो पति का प्रशिक्षण बहुत अच्छे से एंटीनेटल क्लासेस होती हैं, यहाँ तक कि पति जो होते हैं, उनको नैपी कैसे बाँधना है, बच्चे की पॉटी कैसे साफ करना है, गोद में कैसे उठाना है, मदर को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए कैसे हेल्प करना है, सब कुछ सिखाया जाता है एंटीनेटल क्लासेस में। लेकिन हमारे देश में ये चीज़ें अब धीरे-धीरे आ रही हैं। अभी भी जो संयुक्त परिवार हैं, जॉइंट फैमिली हैं, उसमें क्या होता है कि यदि पति पत्नी की ज़्यादा हेल्प करने लगता है, बच्चे का काम करने लगता है, तो उसको अलग तरह से देखा जाता है। जॉइंट फैमिली में कई जगह उनको जोरू का गुलाम बोला जाता है, कभी यानी उसको बहुत अच्छे से कई परिवारों में नहीं लिया जाता है। लेकिन आज जब कई जगह कपल्स अकेले रहने लगे हैं, हमारे पास ऐसे कपल्स आते हैं जो बड़े शहरों में हैं, अकेले रह रहे हैं, वो आते ही ये बोलते हैं कि हमारे पास सहायता के लिए कोई नहीं है, हम दोनों हैं, हमारी प्रेगनेंसी है, मैं इसकी सहायता करना चाहता हूँ। तो अभी पहले कुछ सालों पहले से आज समय बहुत बदल गया है। आज काफ़ी पश्चिमी देशों की तरह यहाँ भी कपल्स तैयार रहते हैं, पति खुद में लेके आता है, उसकी सहायता करता है। तो और ये अच्छा भी है, क्योंकि जितना आप शुरू से पत्नी के साथ सहायता करेंगे, बच्चे के साथ जुड़ेंगे, उतना ही आपका भावनात्मक रिश्ता बच्चे से ज़्यादा अधिक गहन होगा। बच्चा दोनों का है और दोनों को भावनात्मक रूप से उससे जुड़ना आवश्यक है। अब पति के द्वारा इन सब चीज़ों का जिस्ट ये है कि पत्नी को एहसास कराना, पत्नी के द्वारा गर्भिणी को ये एहसास कराना कि वह अपनी पत्नी के हर खुशी और गम में उसके साथ है। उसको गाइड करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए, उसको एम्पावर करने के लिए, टू क्रिएट अ डिवाइन बेबी, यानी कि आपको एक संस्कारवान बच्चा जन्म देने के लिए उसको पूरी तरह से वो सहायता करने के लिए तैयार है। ये बात माँ को एहसास कराने के लिए पति को बताना, उसको पत्नी को एहसास कराना बहुत ज़रूरी है। अब इसके लिए एक बहुत, आप लोग गर्भ संवाद पे भी शायद क्लास हो चुकी है, आप लोग सब गर्भ चिंतन के बारे में जानते हैं। माता का गर्भ संवाद, माता का गर्भ चिंतन तो आप सब जानते हैं, लेकिन उतना ही इम्पोर्टेंट पिता का गर्भ संवाद, गर्भ चिंतन भी है कि जब भी यानी पिता अपनी बच्चे से कनेक्टेड रहे, माँ को ऑफिस जाते समय उसको बाय करना, सुबह उठ के उसको गुड मॉर्निंग करना, रात को सोते समय उससे बात करना, बच्चे से समय समय पर बात करना, उससे चिंतन करना बहुत जरूरी है। स्पेशली जब वो रात में सोने जाए,
जब साथ में पति-पत्नी सोने जाएँ तो वो याद करें बच्चे को, बच्चे से बात करें, पति-पत्नी हाथ पकड़ के बैठ जाएँ और बच्चे से बात करें कि "ये बच्चे, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं, तुमने मेरे पेट के अंदर आकर मुझ पर बड़ा उपकार किया है, हम सब वेट कर रहे हैं, आपके आगमन का इंतज़ार कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको आध्यात्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से, सब तरह से आप हम आपको सक्षम बनाएँ, उसके लिए हर संभव प्रयास हम आपके लिए कर रहे हैं। इस द संसार में उपस्थित जितनी भी पॉज़िटिव शक्तियाँ हैं, जितनी भी पवित्र चीज़ें हैं, जितनी भी मंगल चीज़ें हैं, उनको हम आपके लिए आपको देने की कोशिश करेंगे और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होएगी, आपकी डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी और हम चाहते हैं कि आप मानव जीवन की कल्याण के लिए जब आप आएँ, तो उसके लिए काम करें। इस तरह की आप रोज़ प्रार्थना कर सकते हैं। बच्चा आपसे कनेक्टेड होगा, उसको सुनेगा और उसको रिस्पॉन्ड करेगा। आप सब लोगों ने अभिमन्यु की कहानी सुनी होगी। अभिमन्यु की कहानी में पिता ही तो कहानी सुना रहा था। पिता ही की कहानी सुन के तो अभिमन्यु ने उसको याद किया था, उसको याद रखा था। इस तरह से रोज़-रोज़ आरती पूजन में साथ में जाना, सोने के पहले हाथ पकड़ के गायत्री मंत्र कर सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो पति-पत्नी आपस में कर सकते हैं। कहा जाता है कि योर चाइल्ड हैज़ 100 आईज़ एंड 100 ईयर्स, यानी आपका बच्चा जो है उसकी 100 आँखें हैं और 100 कान हैं। इसलिए अपने बच्चे को पे बात करिए, उससे जुड़िए और उसको पूरा संसार दिखाइए। आप कहीं घूमने जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, आप बच्चे को दिखाइए, उसके बारे में बात करिए, उससे डिस्कस करिए। इसके बाद हम पति के सहयोग के बारे में बात करते हैं कि माता जो होती है वो गर्भावस्था के दौरान बहुत भावुक हो जाती है, बहुत सेंसिटिव हो जाती है। उस समय उसे कभी रोना आता है, कभी वो खुश होती है, कभी वो तकलीफ में होती है, कभी उसको डिप्रेशन लगता है, कभी तो पति का ये कर्तव्य है कि वो अपने पति को हर अवस्था में उसको समझे, उसको सहयोग करे। ये पति का सहयोग एक्सपेक्टेड है। अब इसको मैं 3 तरह से आपको 3 उसमें डिवाइड कर रही हूँ इसलिए कि थोड़े-थोड़े सिम्पटम्स डिफरेंट होते हैं। तो पहला फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, इसका मतलब है कि पहले 3 माह में क्या है, जो गर्भवती स्त्री होती है उसको उबकाई आना, उल्टी आना, बीपी कम होना, कमजोरी लगना, चक्कर लगना, बहुत सोते रहने का मन करना, आलस्य होना और कभी तनाव होना, ये सब चीजें बहुत ज्यादा होती हैं। एंग्जाइटी होना जो नौकरी पेशा होती है उनको और ज्यादा होती है कि किस तरह से हम ये सब कर पाएंगे, यानी प्रेगनेंसी कैसे प्लान कराएंगे। उस समय इन सारी स्थितियों में पति का बहुत महत्व है कि जैसे सिंपल सा उसको वॉमिटिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसको यदि उसके बारे में ज्ञान है तो उसको समझाए कि गर्भावस्था के समय जो हार्मोन में परिवर्तन होते हैं उसके कारण ये वॉमिटिंग होती है। इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि ये एक पॉजिटिव साइन है। कई बार काउंसलिंग से ही उसकी वॉमिटिंग कम हो जाती है, लेकिन यदि फिर भी ना हो तो जितने भी साइन एंड सिम्पटम, जितनी भी उसको प्रॉब्लम्स हो रही है उसको एक कॉपी में लिखे। उस कॉपी में जब पति पत्नी के सामने उनको लिखेगा कि चलो हम डॉक्टर से डिस्कस करेंगे, उसके लिखने से ही वो बहुत कम हो जाएँगी पत्नी को। पत्नी को ये एहसास हो जाएगा कि कोई मेरी केयर ले रहा है। उसके बाद साथ में उसको लेके जाए डॉक्टर के यहाँ, उन सिम्पटम्स को डिस्कस करें और उसका ट्रीटमेंट जहाँ तक हो, काउंसलिंग जहाँ तक हो, वो करवाएँ। इसी तरह से आगे पति और क्या करे? देखिए इसके आगे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य का गर्भावस्था के दौरान बच्चे को संस्कारित करने में बहुत ही गहन आध्यात्मिक महत्व है। सूक्ष्म है और बहुत ही गहन है ब्रह्मचर्य पालन का। विज्ञान के हिसाब से तो ब्रह्मचर्य पालन या सेक्स ना करना, ये पहले 3 महीने और आखिरी के 2 महीने में एडवाइस किया जाता है। पहले 3 महीने में इसलिए क्योंकि अबॉर्शन की रिस्क रहती है और आखिरी 2 महीने में झिल्ली फटने की रिस्क रहती है। परंतु आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसको और भी ज़्यादा इसका महत्व है, क्योंकि जैसे हम आज देख रहे हैं कि किस तरह से व्यभिचार और बलात्कार ये बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्यों नहीं हम इसके लिए, यानी क्योंकि इसका बहुत पुराने समय में तो क्या होता था कि सिर्फ़ बच्चा पैदा करने के लिए, संतति को के उत्पादन के लिए सेक्स का इम्पोर्टेंस था। पर आज के समय में इतना कुछ मीडिया, इतना कुछ सब कुछ अवेलेबल है, इतनी पुस्तकें, इतना सब कुछ है कि बच्चे और अभी के जो कपल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेते हैं और उसका गर्भस्थ शिशु पे प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जब हम हर चीज़ को देख रहे हैं कि माँ जो सुनती है, जो सोचती है, वो देखती है, उस पे प्रभाव पड़ रहा है। तो यदि आप इस तरह की चीज़ें देखोगे, सुनोगे, बोलोगे, करोगे तो बच्चा उसको लेगा और फिर आने वाले समय में फिर ये सब व्यभिचार और बलात्कार ये सब बढ़ेंगे। तो अ, प्रिवेंशन कहा जाता है ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्यूर। तो यदि आप चाहते हैं कि ये पवित्रता का गुण, ये शक्तिशाली है, नहीं क्यों? क्योंकि आजकल क्यों है ये सब चीज़ें क्यों? क्योंकि आत्मा जो है वो कमज़ोर है, उनमें आनंद की कमी है, उनमें पवित्रता की कमी है और उसके कारण वो उस आनंद को कहीं बाहर ढूँढते हैं।
और यदि वो उस चीज का, उस पवित्रता का बीज हम गर्भावस्था के दौरान डाल देंगे, उस समय पवित्रता का पालन करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, तो ये पवित्रता और आनंद, ये सब संस्कार आत्मा में ओरिजिनल रूप से बहुत अच्छे से आ जाएंगे और उसके इन सब चीजों को बचाया जा सकेगा। तो गर्भावस्था के दौरान पति को भी और पत्नी को भी, दोनों को ध्यान रखना है कि ब्रह्मचर्य का मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर तरह से वो पालन करें। देखिए ऐसा है कि पत्नी के शारीरिक शारीरिक सिर्फ सिर्फ स्पर्श के द्वारा भी आप उससे अपनेपन का और उसे सुरक्षित होने का एहसास दिला सकते हैं, ऐसा नहीं है। और सबसे बड़ा जो कर्तव्य है वो है सच्चा प्रेम। यानी आप सच्चा प्रेम दिखाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। यानी इवन कहा जाता है कि यदि पत्नी की बहुत सारी डिमांड्स हैं, आप फाइनेंशियली उतने साउंड नहीं हैं, आप उसकी बहुत सारी चीजें उसको ला के नहीं दे सकते हैं, लेकिन उससे सच्चा प्रेम कर रहे हैं, तो भी वो सेटिस्फाइड रहेगी, उसको बहुत सारी चीजों की जरूरत नहीं होगी। तो ये सच्चे प्रेम में बहुत सारी पावर है। इसके बाद पति का कर्तव्य है कि वो खुद के भी स्वास्थ्य का ध्यान रखे, क्योंकि खुद यदि वो स्वस्थ नहीं रहेगा तो किस तरह से वो बच्चे या अपनी पत्नी का ध्यान रखेगा। तो खुद के स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी जरूरी है। उसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और कॉमन संस्कार है जो कि क्रोध का संस्कार है। क्रोध बहुत कॉमन है, जो एक कॉमनली फाउंड संस्कार है, जो हम हर किसी में देखते हैं, छोटी छोटी बातों में क्रोध करना। लेकिन आप जैसे इतनी सारे दिनों से आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे इमोशंस का, हमारी क्रोध, इन सब चीजों का बच्चे में जाता है, माँ का, लेकिन पिता का भी जाता है। और पिता का भी, क्योंकि पिता भी साथ साथ रहता है, वो यदि क्रोध करता है तो बच्चे में उसका भी असर पड़ता है। इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगी। आप सब लोगों ने कहानी सुनी होगी, अष्टावक्र की कहानी। अष्टावक्र मुनि जो थे वो एक बहुत ही ज्ञानी मुनि थे, और उनकी जो माता थी सुजाता, वो एक ऋषि पत्नी थी। कहोदा ऋषि उनके पिता थे, जो कि ब्रह्म ज्ञानी, कहोदा ऋषि जो थे वो ज्ञानी ऋषि थे, परंतु उनको एक उनमें उनको क्रोध बहुत आता था। और जो सुजाता उनकी पत्नी थी, वो जब भी क्या बोलते हैं, ब्रह्म ज्ञान और ये सब वो डिस्कस करती थी अपने पति के साथ बैठ के। तो जब वो डिस्कस कर रही थी तो एक दिन जो ऋषि जब थे, ये जो अष्टावक्र मुनि जो थे, वो गर्भ में थे अपनी माता सुजाता के। तो उन्होंने अंदर से अपने पिता को करेक्ट किया कि आप जो बोल रहे हैं वो ज्ञान व्यावहारिक नहीं है। तो जब उन्होंने करेक्ट किया तो उनके पिता, क्योंकि वो क्रोधी स्वभाव के थे, उन्हें गुस्सा आ गया। और जितने बार उन्होंने, कहा जाता है कि उन्होंने 8 बार उस बच्चे पे गुस्सा किया। और 8 बार उस गुस्से, क्योंकि वो भी ऋषि थे, वो भी एक उच्च आत्मा थे, तो 8 बार जब उन्होंने गुस्सा किया तो 8 बार वो नेगेटिव एनर्जी उनके अंदर से निकली और बच्चे तक पहुंची। इसलिए वो अष्टावक्र ज्ञानी तो बहुत थे, लेकिन 8 जगह से उनका शरीर मुड़ा हुआ था। तो इस तरह से जो क्रोध है, जो पिता का क्रोध है, वो भी बच्चे पे कितना नुकसान दे सकता है, उसको बताने के लिए ये जो कहानी है वो बहुत ही सटीक है। इस तरह से पति का एक और कर्तव्य है कि खुद तो तनाव ना करे, क्रोध ना करे, साथ में पत्नी को भी तनाव उत्पन्न करने वाली जो भी बातें हैं, कई बार उसके ऑफिस का प्रॉब्लम हो सकता है, कई बार परिवार का प्रॉब्लम हो सकता है, उससे जितना हो सके उतना पत्नी को दूर रखे, क्योंकि पत्नी का तनाव मुक्त रहना बहुत जरूरी है। इसके बारे में पहली क्लासेस में आप लोग सब डिटेल में सुन चुके हैं। इसके अलावा पत्नी को ये भी समझाना जरूरी है कि जो प्रेगनेंसी है वो एक नॉर्मल फिजियोलॉजी है, एक नॉर्मल अवस्था है, ये कोई बीमारी नहीं है। तो एहतियात बरतना तो जरूरी है, इतना ज्यादा भी जरूरी नहीं है कि वो इसको बीमारी समझने लगे और इसमें अति करने लगे। तो इसके बाद पति अपने साथ सुबह शाम थोड़ा समय दे पत्नी को, उसको साथ में टहलाने ले जाए, प्राकृतिक चीजों को दिखाए, बाहर लेके जाए। उस समय में गर्भस्थ शिशु से भी वो संवाद कर सकते हैं कि देखो ये झरना बह रहा है, ये पेड़, पक्षी उड़ रहा है, ये पेड़ में कितनी अच्छी हवा चल रही है, ऐसा हो रहा है। प्रकृति से उसको इंट्रोड्यूस कराए, बच्चे को इंट्रोड्यूस कराए। साथ में नशे का सेवन ना करे। पति की अगली जिम्मेदारी है कि वो सिगरेट भी ना पिए, शराब भी, कोई भी नशा ना करे, क्योंकि सूक्ष्म रूप से जो नशा करता है उसको तो उसका असर होता है, साथ में उसके पास रहने वाले व्यक्ति को, जैसे सिगरेट का नशा, सिगरेट का नुकसान तो जो साथ में व्यक्ति रहता है उसको और ज्यादा होता है, तो नेचुरली गर्भस्थ शिशु को भी होगा। और प्रथम 3 माह में, रादर पूरी प्रेगनेंसी में, कोई भी पत्नी के काम बढ़ाने वाली चीजें, जैसे घर में पार्टी अरेंज करना या बहुत ज्यादा कोई कोई आयोजन करना, इस तरह के कार्य वो ना करे। दोनों मिलके कोई अच्छी पुस्तक पढ़ें। पुस्तक पढ़ने के बाद पति की जिम्मेदारी है वो कोई अच्छी पुस्तक पढ़े, कोई स्वाध्याय करे, तो उसका पत्नी के साथ चिंतन मनन करे। दोनों बैठ के उसको उसको चिंतन करेंगे तो वो बच्चा बहुत प्यार से उन सब चीजों को ग्रहण करेगा। इसके बाद इतना सब करने के बाद भी कई पति लोग ये विचार ले आते हैं कि जैसे वो बहुत एहसान कर रहे हैं या सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो ये भी एक गलत बात है।
वो करें, क्योंकि बच्चा दोनों का है, ये उनकी भी ज़िम्मेदारी है। यदि वो पत्नी के लिए बहुत त्याग कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, तो भी उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो ये भावना एक भी बार ना लाएँ कि वो अपनी पत्नी के लिए कोई बहुत बड़ा सैक्रिफाइस कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। इसके बाद साथ में दोनों मिलके रोज़ भजन, श्लोक, प्रार्थना वगैरह करते रहें। एक और बात मैं बताना चाहूँगी फाइनेंशियल प्लानिंग की, कि जब भी आप कई कपल्स होते हैं जो हमारे पास आते हैं कि मैडम अभी हमको प्रेगनेंसी नहीं करनी है, क्योंकि हम फाइनेंशियली उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। तो एक बात उनको समझाना बहुत ज़रूरी है कपल्स को कि देखिए जितने भी जो भी बच्चा आता है, जो भी आत्मा आती है, वो अपना भाग्य खुद लेके आती है। हर आत्मा अपना भाग्य खुद लेके आती है, आप बिल्कुल चिंता ना करें। सारी प्लान ये ईश्वर का अंश है, वो अपनी प्लानिंग खुद करेगा। उसके अलावा कभी फाइनेंशियल प्लानिंग करें तो, क्योंकि प्राथमिकताएँ बदल जाती हैं गर्भावस्था के दौरान, बच्चा अपना को केंद्र में रख के अपने को प्लान करना पड़ता है, तो उस तरह पत्नी को साथ में लेके प्लान करें। जब आप पत्नी को साथ में लेके प्लान करेंगे और आपके पास कोई कमी होगी तो उस उन कमियों को वो खुशी-खुशी एक्सेप्ट करेगी। बात खुश रहने की है, सामान या कोई भी वस्तु किसी को खुशी नहीं दे सकती है। जब आप उसको अपना सहभागी बनाएँगे तो वो आपकी कमी में भी सहयोग करेगी और बच्चे को भी भावना चाहिए, खुशी चाहिए। वस्तुओं से उतनी ज़्यादा आप किसी को भी खुशी नहीं दे सकते जितनी भावना से दे सकते हैं। इसके बाद तीसरे ट्राइमेस्टर में होता है जब तीसरा माह आखिरी के 3 माह होते हैं उस समय नहीं अगले 2 माह होते हैं, तो उस समय जो ये शुरू के ट्राइमेस्टर में वॉमिटिंग, नौसिया ये सब चीज़ें होती हैं, ये तो कम हो जाती हैं। भूख उसकी बढ़ने लगती है, मन का संतुलन इम्प्रूव हो जाता है, मन संतुलित हो जाता है और शरीर थोड़ा और बढ़ने लगता है, वज़न बढ़ने लगता है। तो इस समय पति के क्या कर्तव्य हैं? इस समय स्वयं और परिवार के सदस्यों के साथ सबसे पहले गायत्री परिवार में जाएँ और वैदिक गर्भ संस्कार कराएँ। जब आप वैदिक गर्भ संस्कार कराएँगे, वहाँ जाएँगे, वहाँ गर्भ संस्कार के बारे में आपको सारी बातें बताई जाएँगी। वहाँ पर आपको आश्वासना एक कराया जाएगा जिसमें परिवार और जो परिजन हैं, जो पति के क्या कर्तव्य हैं, उसका संकल्प दिलाया जाएगा। और संकल्प दिलाने की बात ऐसी है जैसे मैं आज आपको लेक्चर दे रही हूँ, आज आप लेक्चर सुन रहे हैं, आप सुन के शायद घर में जाएँगे तो भूल जाएँगे लेकिन जब किसी देव स्थान में बैठ के अग्नि को साक्षी मान के आप उन संकल्पों को पढ़ेंगे तो आप उसको याद रखेंगे। और साथ में ईश्वर आपको शक्ति देगा कि उन संकल्पों को आप दृढ़तापूर्वक पालन कर सकें। तो आप ज़रूर जाएँ और पत्नी के साथ जाके, अपने परिजनों के साथ जाके गर्भ संस्कार कराएँ। वहाँ आपको बताया जाएगा कि आपको किस तरह के पत्नी की खुशियों का ध्यान रखना है, उसको खुश रखना है। कुल मिला के जब पत्नी खुश रहेगी तो बच्चा भी खुश रहने वाला पैदा होगा। उसकी पसंद-नापसंद का ध्यान रखना पति का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, बहुत इम्पोर्टेंट कर्तव्य है। रोज़ उसको पत्नी को देखिए उसमें बताया जाएगा कि आपको ध्यान, योगासन, प्राणायाम रोज़ करना है, लेकिन पति की क्या ज़िम्मेदारी है कि उसको उसका स्मरण दिलाए। कई बार उसके साथ करने जाए, उसके साथ प्राणायाम करने बैठे। हमारे पास जो योगा क्लासेस होती हैं गर्भ संस्कार के लेडीज़ की, गर्भिणियों की, उसमें बहुत सारे लोग कपल योगा के लिए आते हैं। हम अलग से कपल योगा का ग्रुप करते हैं। उसमें हस्बैंड्स भी आते हैं और संडे के दिन तो बहुत सारे हस्बैंड्स आते हैं, कपल योगा करते हैं, बहुत एन्जॉय करते हैं, बच्चा भी शायद अंदर बहुत एन्जॉय करता होगा, जब उसके माता-पिता दोनों साथ-साथ में योगा करते हैं। हम लोग उनको थोड़ा-थोड़ा म्यूज़िक लगा के डांस-वांस भी कराते हैं हल्का-हल्का, जिसमें म्यूज़िक लगाते हैं। बहुत सारा उन लोग एन्जॉय करते हैं कपल योगा को। तो यानी आप उसकी हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें, ये पति का कर्तव्य है। इसके बाद डॉक्टर के यहाँ ले जाना, हो सके तो जहाँ तक पॉसिबल हो आप जब डॉक्टर से मिलने जाएँ, तो उसको साथ में जाएँ उसके, साथ में नियमित दवाइयों के सेवन के लिए उसे प्रेरित करें, उसको गाइड करें और उसको याद दिलाएँ। कई बार कुछ गर्भवती स्त्रियाँ लापरवाह होती हैं, एक दिन गोली खा ली, एक दिन नहीं खाई, तो यहाँ पर भी पति का कुछ कर्तव्य बनता है। और जैसे घर में छोटे-छोटे से काम होते हैं, फ़ोन उठाना है, दरवाज़ा खोलना है, इस तरह के काम में आप छोटे-छोटे कामों में उसको सहयोग दे सकते हैं। बार-बार उसको उठना-बैठना ना पड़े। इस तरह के कामों में आप प्रेगनेंसी में सहयोग देते हैं, तो ये देखा गया है कि बहुत सारे मिरेकल्स होते हैं। कई बार बच्चे की ग्रोथ कम होती है और हम उनको एडवाइस करते हैं, जब पति अपना पूरी ज़िम्मेदारी उठाते हैं, तो बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है, माता खुश रहने लगती है, उसका स्ट्रेस कम हो जाता है। तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन खत्म हो जाते हैं और इसमें फेथ बहुत हेल्प करता है। जो आपका विश्वास होता है, जब आपका आध्यात्मिक पावर यदि पति-पत्नी का अच्छा हो और उसको उनको अपने इष्ट पे विश्वास हो, इष्ट से वो कनेक्टेड हो, तो बहुत इसमें हेल्प करता है और बहुत सारी चीज़ों का सॉल्यूशन यही निकल जाता है। जब आपको हँसते-हँसते समस्याओं को निपटाना आता हो, तो आप हँसते-हँसते समस्याओं को निपटाएँ, समस्याएँ आएँगी, आपको थोड़ा-सा छुएँगी और चली जाएँगी। लेकिन उनको निपटाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपको यहाँ ये समझना है कि जो माँ है, माँ के मन की स्थिति का असर बच्चे के मन पे पड़ता है और बच्चे की मन की स्थिति का असर भी माँ पे पड़ता है।
दोनों का एक दूसरे पे पड़ता है। देखिए, माँ की स्थिति का कैसा असर बच्चे पे पड़ता है, ये तो बहुत दिनों से आप सारे लेक्चर्स में सुन रहे हैं, आपको सब कहानियों में मालूम है। लेकिन बहुत सारी जगह आपने देखा होगा, जैसे आपने देखा है कि फादर का भी असर पड़ता है और बच्चे की भी स्थिति, तीनों का एक दूसरे पे असर पड़ता है। फादर की स्थिति का असर किस तरह, अभी जैसे मैंने कहानी सुनाई, आपने अभिमन्यु की सुनी है, अष्टावक्र की सुनी, उसके रिसेंट उसमें आप सेरेना विलियम्स का नाम सुना होगा, जिसको काली आंधी के नाम से, आप टेनिस की खिलाड़ी है, उसको जानते हैं। तो सेरेना विलियम के पिता चाहते थे कि उसकी जो जो भी बच्चा उसके गर्भ से पैदा हो, वो एक बहुत अच्छा टेनिस का खिलाड़ी बने। इसलिए वो लाला के सीडीज़ देते थे, वीडियो दिखाते थे, डिस्कस करते थे उसकी माँ से, और यहाँ पर पिता का रोल होता है। पिता ने वो कर्तव्य निभाया और बच्चा वैसा पैदा हुआ। इसी तरह से आपने जो जाकिर हुसैन तबला वादक हैं, उनके बारे में सुना होगा कि उनके जो पिता थे उस्ताद अल हक नाम था उनका, तो वो क्या करते थे कि जाकिर हुसैन की माँ के यानी पेट के ऊपर तबले की उँगलियों से थाप दिया करते थे। तो उन थापों की यानी उन तालों का ज्ञान गर्भ से ही बच्चे को हो गया था। ये पिता का रोल हो गया। माँ का तो आपने इतने दिनों से सुना है। अब बच्चे का कैसा इन्फ्लुएंस होता है, आप समझिए कि मैंने रामायण में वर्णन है इस चीज़ का कि जब माता कौशल्या के गर्भ में भगवान राम आए थे, तब माता कौशल्या को इच्छा होती थी, ऐसी भावनाएँ उठती थी कि वो धनुष बाण लेके जाएँ और धनुष बाण चलाएँ और जंगलों में जाके राक्षसों को मारें, उनका नाश करें राक्षसों का। ये भावनाएँ उठती थी क्योंकि भगवान राम उनके गर्भ में आ गए थे। उनकी भावनाएँ, जिस चीज़ के लिए उनका जन्म हुआ था भगवान राम का, वो आत्मा उनके गर्भ में प्रवेश करते ही ये सब भावनाएँ माँ के माँ के अंदर उठने लगी थी। यानी कि बच्चे की भावनाओं का माँ के ऊपर प्रभाव। इसी तरह से भगवान महावीर थे, भगवान महावीर के बारे में उनकी जो माता थी, उनके बारे में कहा गया है कि जो जैन शास्त्र थे ना, मति, श्रुति, अवधि वगैरह, इनका जो ज्ञान था, उसके जो शब्द और उसका जो तत्व ज्ञान था, जो उनको प्रेगनेंसी के पहले समझ में नहीं आता था, वो जब महावीर उनके गर्भ में आए थे, उसके बाद ये सब शास्त्रों का ज्ञान उन्हें बहुत आसानी से हो गया था। तो ये प्रभाव है कि किस तरह से यानी गर्भ का प्रभाव माता के ऊपर पड़ता है। तो जब यदि परिवार के जो भी सारे लोग मिलके इन सब चीज़ों की चर्चा करते हैं, इवन पति जब अपने पूर्वजों की, अपने घर के लोगों की, अपनी माँ की, अपने पिताजी की, अपने परिवार के अन्य सदस्यों की चर्चा गर्भवती स्त्री के साथ करता है, ये उसकी ज़िम्मेदारी है कि उनके गुणों की चर्चा अपनी पत्नी को बताए, उनकी चर्चा करे, जिससे बच्चों में उनके पूर्वजों के गुण आएँ, जो उनके पूर्वजों के गुण हैं, ये भी पति की ज़िम्मेदारी बनती है। इसके बाद आते हैं हम तीसरे माह की तरफ। अब तीसरे माह में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि जो आखिरी माह होता है, इसमें जो गर्भिणी है, वो मानसिक और शारीरिक रूप से उसे तैयार करना होता है डिलीवरी के लिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो नॉर्मल डिलीवरी या जो भी डिलीवरी हो, उसके लिए उसको तैयार करना पड़ता है। इसलिए जो आखिरी जो ट्राइमेस्टर होता है, इसका जो संगीत होता है, वो वीर रस प्रधान होता है। आप कहते हैं जो सेकंड ट्राइमेस्टर का संगीत है, सेकंड ट्राइमेस्टर का संगीत श्रृंगार रस प्रधान होता है। क्योंकि इस समय जो पत्नी होती है, उसको जो सीमांतोनयन संस्कार के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, तो उसमें ऐसा वर्णन है कि गर्भवती स्त्री को जो पति है, वो नौका विहार के लिए ले जा रहा है, ले जाता है, उसके उसके बाल बनाता है, उसमें वेणी लगाता है, उसका श्रृंगार करता है, नौका विहार के लिए ले जाता है, उस तरह का संगीत सुनाता है जो श्रृंगार रस का होता है। क्योंकि उस समय वो खुश रहती है, उसको यानी वो समय है। लेकिन आखिरी समय उसको अपनी डिलीवरी के लिए तैयारी करने का समय होता है। तो ये वीर रस प्रधान इस समय का संगीत होता है। उस समय उसका शरीर भारी हो जाता है, पेट बड़ा हो जाता है, तो हिलने-डुलने में कमर दर्द, पैरों में सूजन आना, ये सब बहुत सारी समस्याएँ उसके अंदर आ जाती हैं। तो इन सब चीज़ों में पति की सहायता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और आखिरी समय में आखिरी के 9वें महीने में तो उसको नॉर्मल डिलीवरी के जितने भी योग हैं, वो सब सिखाए जाते हैं अलग से कि किन योग और किन आसनों को करने के लिए फिर नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ते हैं। पति को उसके लिए प्रेरित करना बहुत-बहुत ज़रूरी है और उसमें सहायता करना, क्योंकि उठने-बैठने में हर चीज़ में उस समय उसको दिक्कत जाती है। इसके बाद पति की ज़िम्मेदारी है कि अब किसी भी समय डिलीवरी का समय आ सकता है, तो अस्पताल जाने की तैयारी करे, अस्पताल का बैग तैयार करे, सारे सामानों की तैयारी करे, लौट के आने के बाद वो कब किस सामान की ज़रूरत पड़ेगी, उन सामानों की तैयारी करे और उसको मेंटली नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार करे, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी यहाँ से होती है, मन से होती है, नीचे से तो होती है, लेकिन मानसिक रूप से जो हमारा एक्सपीरियंस है कि हम देखते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के मिरेकल को जो गर्भवती स्त्रियाँ मानसिक रूप से सक्षम होती हैं, सुदृढ़ होती हैं, तैयार होती हैं,
वो बहुत अच्छे से उनकी नॉर्मल डिलीवरी होती है। अभी जितनी भी हम अभी स्टडी कर रहे हैं और उसमें देख रहे हैं कि जो गर्भवती स्त्रियाँ रेगुलर योगा क्लासेस में आती हैं और ये ध्यान, प्राणायाम ये सब करती हैं गर्भ संस्कार वाली, वो इतना अच्छा बिहेव करती हैं टेबल के ऊपर जब वो डिलीवरी के लिए जाती है कि पता भी नहीं चलता। और जो लोग बहुत चीखाड़-चिल्लाहट करते हैं, वो हमारी सिस्टर्स वगैरह बोलती हैं कि अरे मैडम, इनको क्या आपने योगा नहीं कराया है क्या? क्या इनको आसन नहीं सिखाया, इनको प्राणायाम नहीं कराया, इन लोग कुछ नहीं सहयोग कर रहे हैं। तो हम उसका रिजल्ट देख रहे हैं कि किस तरह से नॉर्मल डिलीवरी के लिए जब लोग तैयार होते हैं, तो पति का काम बनता है कि उसको उसके लिए प्रेरित करें। डिलीवरी के समय यदि डॉक्टर आपको अनुमति देती हैं, तो आप डिलीवरी के रूम में जा सकते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो पति को लेके जाते हैं वो, यानी वहाँ पर अलाउड होता है कि पत्नी की डिलीवरी के समय पति रहे। उसको भी उस बात का एहसास होना चाहिए कि वो दर्द क्या होता है जब बच्चे का जन्म होता है। लेकिन हमारे देश में नहीं कई जगह अलाउ करते हैं, लेकिन यदि आपको परमिशन है तो आप उस समय ज़रूर जाएँ और साथ में पत्नी को डिलीवरी के समय धैर्य बंधाते रहें। डिलीवरी के बाद जब वो घर आती है तब पति की ज़िम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं। बच्चे के भी काम होते हैं, पत्नी के भी काम होते हैं। बच्चे को नैपी लगाना, उसकी पॉटी साफ करने से लेके सारा काम, आजकल तो पैटर्निटी लीव भी मिलने लगी है, तो वो सारे काम आपको पहले से सीखने हैं और पत्नी को सहयोग करना है। और बच्चे माँ को दूध पिलाने में, यानी बच्चे को दूध पिलाने में भी किस तरह से उसको ब्रेस्ट फीडिंग में सहयोग किया जाता है, ये भी माँ की पति की ज़िम्मेदारी होती है कि वो उसको सहयोग करे। इसके बाद परिवार के लोगों का कर्तव्य और वातावरण का महत्व, ये भी हम शॉर्ट में बस बता देते हैं आपको। ये आप सब जानते हैं कि परिवार के लोगों का बहुत महत्व है क्योंकि वातावरण का महत्व है। वातावरण कैसे बनता है? उस परिवार से, वहाँ के लोगों से वातावरण बनता है, तो इसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो जब आप परिवार में बैठते हैं, देखिए आप परिवार में कभी भी डिस्कस करके देखिए, दादी बैठी है, दादा बैठे हैं, चाचा बैठे हैं, वो यदि आप उनसे पूछेंगे कभी कि आपको किस तरह का बच्चा चाहिए, तो हर व्यक्ति बोलेगा कि हमें सबके साथ मिल-जुल के रहने वाला बच्चा चाहिए, खुश रहने वाला बच्चा चाहिए, सबको प्यार करने वाला बच्चा चाहिए। तो आप उनसे पूछिए कि कैसा बच्चा चाहिए? और जब ये बोले कि हमें इस तरह का बच्चा चाहिए, तो उनको बताइए कि ऐसा बच्चा अपने आप नहीं आता, ऐसे बच्चे को क्रिएट करना पड़ता है, बनाना पड़ता है और उसमें आप सब लोगों के सहयोग की ज़रूरत है। जब उसके दादा-दादी, चाचा-बुआ सारे लोग घर के सहयोग करेंगे, तब इस तरह का डिवाइन चाइल्ड, संस्कारित बच्चा पैदा होगा, जो हर किसी को प्यार करेगा, हर उसकी यानी सामाजिक स्वास्थ्य उसका बच्चा अच्छा होगा। और ये स्टडी में पाया गया है कि जितने भी बच्चे जॉइंट फैमिली में पैदा होते हैं, उनका सामाजिक स्वास्थ्य न्यूक्लियर फैमिली के बच्चों से ज़्यादा अच्छा होता है। वो कम सेल्फिश होते हैं, उनको शेयरिंग ज़्यादा अच्छी आती है, वो लोगों से मिल-जुल कर रहना चाहते हैं। तो इस तरह से परिवार के लोगों का और वातावरण का बहुत महत्व होता है। इसके बारे में जब आप गर्भ संस्कार कराने जाते हैं, तो आश्वासना के समय ये सारे आपको संकल्प दिलाए जाते हैं और पति और परिवार के लोग कंधे पे हाथ रख के ये संकल्प लेते हैं कि हम गर्भस्थ शिशु को ईश्वर का प्रतिनिधि मानकर भावी माता के माध्यम से स्वस्थ, सुखमय आध्यात्मिक वातावरण एवं समुचित की व्यवस्थित व्यवस्था बनाकर उसके स्वागत की तैयारी करेंगे। गर्भ पूज्य है, अतः अपने स्वभाव तथा परस्पर द्वेष वैर को भुलाकर घर में शालीनता का वातावरण बनाएंगे। गर्भ पर अभाव, नशा सेवन, कुसंस्कारों की छाया नहीं पड़ने देंगे। स्वाध्याय एवं सत्संग का वातावरण बनाएंगे। घर में क्रोध, तनाव, तेज आवाज, गाली गलौज, गृह क्लेश आदि का वातावरण नहीं बनाएंगे। हम भावी माँ के उचित आहार विहार, आचार विचार, साधन सुविधा का समुचित ध्यान रखेंगे। हम गर्भिणियों की उचित आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। वह क्या खाना चाहती है, कैसा विचार व्यवहार चाहती है, इसको हम ध्यान में रखेंगे। तो ये सब चीज़ इनका डिटेल मैं आपको समझा चुकी हूँ। इसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जेंडर प्रेफ़रेंस, जो कि परिवार के वातावरण में डिस्कस होता है और इसको लोग नॉर्मल मानते हैं, जो जो कभी नहीं करना चाहिए। नो, नेवर, नेवर, नेवर। यानी कि बच्चा कैसा आने वाला है, यदि घर में बोलता है, कोई बोल रहा है लड़का होगा, कोई बोल रहा है लड़की होगी, हमें तो लड़का चाहिए, हमें तो लड़की चाहिए, तो ये बिल्कुल भी इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि अ, ये एक तरह से बच्चा जो आपके गर्भ में है, वो सारी वाइब्रेशन को, यदि आपकी फीलिंग्स को, वाइब्रेशन को ले रहा है, तो उसको इस बात का एहसास हो जाएगा कि यदि वो नहीं है, चाहे वो आप लड़का बोल रहे हो, लड़की, कई लोग आजकल बोलते नहीं हैं, लेकिन अंदर से सोचते हैं। कई बार लोग ये बोल कि लड़का नहीं बोलना चाहते, तो आजकल बोलते हैं कि हमें तो लड़की चाहिए। लेकिन आप सोचे भी ना, बोले भी ना, अभी जो ये भी भावना करें कि जो भी बच्चा हो, वो स्वस्थ हो और संस्कारवान बच्चा हो, यही आप भावना करें। देखिए, सेक्स डिटर्मिनेशन इज़ अ क्राइम, ये तो आपको पता है कि हमारा लिंग परीक्षण तो नहीं होता है, लेकिन मन में ये भी सोचना कि लड़का होगा या लड़की होगा, ये भी ठीक नहीं है। क्योंकि यदि वो ऑपोज़िट सेक्स है, तो उस बच्चे को पता चल जाता है और उसमें वो रिजेक्शन वाली फीलिंग आ जाती है। यदि अंदर लड़का है और आपको लड़की चाहिए, तो वो सोचेगा इन्हें तो मैं नहीं चाहिए।
और यदि लड़की है और लड़का चाहिए तो वो भी तब भी वो ये सोचेगा कि मुझे तो नहीं चाहिए। एक बुक है, यानी वो रियल स्टोरीज हैं, उसमें वर्णन किया हुआ है कि उसमें क्या है, वेस्टर्न कंट्रीज की है। उसमें यानी डिलीवरी के समय जो एक्सपीरियंसेस है बच्चे के, कि यानी क्योंकि याद रहता है तो उनको हिप्नोसिस में ले जाके उनको पीछे ले गए, और डिलीवरी के समय की बच्चे को, क्योंकि डिलीवरी के समय की भी चीजें याद रहती हैं, यदि आप उनको हिप्नोसिस में वापस ले जाएंगे तो उनको याद रहता है कि उनके साथ उसका क्या हुआ। पैच काटना चालू है ऊपर वाली का, फर्स्ट फ्लोर उनको वाली का। तो उनको पता रहता है कि बस डिलीवरी के समय भेल क्या वाली हुआ। इसकी पानी एक पूरी कहानी है बनाती है, और कि क्या एक आता है बच्चा उसको। था जो गर्भावस्था के समय उसकी माँ को प्लेजेंटा प्रीविया था, यानी बहुत ज्यादा गर्भ के अंदर ब्लीडिंग हो गई थी, वो गर्भ खून के अंदर तैर रहा था अंदर। तो उसका ऑपरेशन करके डॉक्टर ने उसको बाहर निकाला। तो उसने जब उसको हिप्नोसिस में ले गए तो उसने लिखा है, उसने बताया है हिप्नोसिस में कि मैं गर्भ से, मेरे माँ को पेट में बहुत खून आ गया है और मैं खून में लथपथ हूँ, और मेरे को डॉक्टर ने ऑपरेशन करके बाहर निकाला। और जब मैंने बाहर निकाला तो मैं अपनी माँ को बोलना चाह रहा हूँ, मेरी माँ का जीवन खतरे में है, और मैं उसको बोलना चाह रहा हूँ कि माँ तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम सुरक्षित रहोगी। लेकिन उसी समय मुझे नर्स वहां से दूर ले जाती है और नर्सरी में ले जाती है। इसी तरह से एक और एक्सपीरियंस है जो उसमें शेयर किया है एक बच्चे ने, कि मेरा जब डिलीवरी होती है और मेरी माँ को, मेरे को दिखाया जाता है कि लड़की हुई है, तो मेरी माँ को शायद लड़की नहीं चाहिए थी, तो वो मुंह दूसरी तरफ कर लेती है और खुशी खुशी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। और इसी तरह से मेरे घर के लोग भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जो परिवार के लोगों को बताया जाता है। और ये बात उसको याद थी जब उसको हिप्नोसिस में ले जाया गया, तब ये किया गया कि जब माँ को बताया जाता है, बताया गया कि लड़की है, तो उसने दूसरी तरफ मुंह कर लिया गया, और मुझे बहुत दुख हुआ। तो इस तरह से हमको ये फीलिंग नहीं लाना है, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ। तो प्रेगनेंसी के समय हमें क्या नहीं करना है, घर में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं करना है, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई अवैमनस्य, कोई उतार चढ़ाव हो, ऊंची नीच हो, तो झुक जाएं, पत्नी की मान लें, एक्सेप्ट कर लें, लेकिन खुशी का वातावरण बना के रखें। कोई क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए पत्नी की, कोई क्रिटिसाइज ना करें, उसको सिर्फ अप्रिशिएट करें, उसको प्यार करें, उसको सप्रेस ना करें। क्योंकि आप सप्रेस करेंगे तो बच्चे का भी सप्रेस रहने का नेचर हो जाएगा। उसको सपोर्ट करें, अपने ईगो को नहीं ऊपर आने दें, क्योंकि ईगो, प्याज यदि काट रही आप फर्स्ट फ्लोर आप वाली। ज्यादा ईगोइस्ट होंगे उसका तो सिर्फ बच्चे एक का भी ईगो होगा। हाँ, उसको दो ही काम एनकरेज रहता है। करें, कंपैरिजन ना करें, ये वाली कंपैरिजन पानी। कोई अच्छा चीजों को आप अवॉइड करेंगे तो बच्चे का यदि ईक्यू आईक्यू आपको पूरा डेवलप करना है, तो माँ के साथ साथ पिता की भी इमोशनल और फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो वो बच्चे पे भी डायरेक्ट असर डालती है, साथ में पिता की हेल्थ का माता पे असर पड़ता है और माता के थ्रू अनबॉर्न पे असर पड़ता है। इसी तरह से पिता के इमोशंस और हेल्थ का फैमिली पे असर पड़ता है और उसके थ्रू अनबॉर्न पे असर पड़ता है। इसके बाद एक और चीज आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ से ही ये चीज खत्म नहीं होती। बच्चे की डिलीवरी हो गई, सब हो गई, उसके बाद बर्थ से लेके अगले 5 साल भी उतने इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हमको पता है कि बच्चे के पैदा होने से लेके 1000 दिन और रादर 5 इयर्स तक उसका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, और वो उसके संस्कारों के निर्माण का समय होता है। इसलिए कहा गया है कि बच्चे की में अच्छी आदत डालने का सबसे उत्तम समय गर्भ में आने से लेके 5 वर्ष तक का है। तो अपने बच्चे को कि जितने भी संस्कार हैं, जितने भी वैदिक संस्कारों का हमारी भारतीय संस्कृति में वर्णन है, उनको वैज्ञानिक विधि से कराएं जब बच्चे का जन्म हो जाए। उसके बाद चाहे अन्नप्राशन संस्कार हो, चाहे मुंडन संस्कार हो, चाहे विद्यारंभ संस्कार हो, जितने भी संस्कार होते हैं उनको आप वैज्ञानिक विधि से कराएं। और ये संस्कार आपकी बच्चे को के साइंटिफिक डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे। ये पिता और परिवार सभी की जिम्मेदारी होती है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आई थिंक आई हैव डन द जस्टिस विद द टॉपिक। टॉपिक बहुत छोटा सा था, उसमें जितना भी पॉसिबल हो सका मैंने आपको धन्यवाद शेयर। दीदी। हाँ, आप एक रिनोन गायनेक है, पर उसके साथ एक स्पिरिचुअल डॉक्टर भी है। आपकी पूरी प्रेजेंटेशन ने मेडिकल साइंस, गायनेकोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिटी को कंबाइन किया कि फैमिली का स्पिरिचुअल रोल क्या है, अलॉन्ग विद द मेडिकल एंड फिजिकल सपोर्ट। फैमिली को स्पिरिचुअल सपोर्ट कैसे देना है प्रेग्नेंट मदर को, ताकि वो एक आदर्श शिशु का निर्माण कर सके, एक श्रेष्ठ आत्मा को, उसके श्रेष्ठ संस्कारों को जागृत करते एक महामानव को जन्म दे सके। खूब खूब धन्यवाद दीदी, आपने इतना अच्छा, इतना सिंपल वे से प्रेजेंटेशन दिया। आज अराउंड पूरे इंडिया से 300 से ऊपर प्रेग्नेंट वुमन उन फैमिलीज जुड़ी हुई है एक्चुअली।
तो दीदी सबकी ओर से मैं आपको खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ और मैं सबसे सॉरी कहना चाहता हूँ कि स्टार्टिंग में टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमको 15 मिनट्स लेट हो गया था। तो मैं दीदी से एक रिक्वेस्ट करूंगा अगर वो अलाउ करे तो दीदी हाँ, हम बोलिए। क्वेश्चन आंसर सेशन जो नेक्स्ट स्पीकर है हमारी रेखा दीदी, जी, उसके साथ लास्ट में आप दोनों का क्वेश्चन बिल्कुल, आंसर कोई सेशन प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम 5:30 से ले लेंगे दीदी। तो ठीक है, ठीक। 50 मिनट का उनका भी हो जाए, फिर श्योर, दोनों श्योर, का श्योर, कंबाइन श्योर, बिल्कुल, ले लेंगे। और बिल्कुल। सभी परिजनों को भी रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन आंसर सेशन सिंस लेट हो गया है तो क्वेश्चन आंसर सेशन दोनों स्पीकर्स का साथ में हम ले लेंगे। तो मैं ठीक। अभी रिक्वेस्ट करूंगा हमारी रेखा दीदी, रेखा वागानी दीदी, जो खुद रेखा दीदी का मैं इंट्रोडक्शन ऐसे देना चाहूंगा कि दीदी डीएसवीवी की पास्ट आउट स्टूडेंट है, मिशन में सेकंड जनरेशन है, खुद उन्होंने पीएचडी किया है क्लिनिकल साइकोलॉजी में। आज वो एसोसिएट प्रोफेसर है अमिटी की और पूरे अमिटी यूनिवर्सिटी की काउंसिलर है। शी इज अ वेरी रिनोन्ड साइकोलॉजिस्ट और उन्होंने कई मीन्स कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, बिहेवियरल चेंजेस बच्चों